हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप। जैसे कि आप देख रहे होंगे, हमने पीछे सारे वीडियो में फोर्स एंड मोशन के जो चैप्टर है, जिससे हम क्या करते हैं, अभी फ्रिक्शन की बात नहीं कर रहे हैं। ये फोर्स एंड मोशन फर्स्ट चैप्टर है। दूसरा चैप्टर आएगा फोर्स एंड मोशन, जिसके हम फ्रिक्शन को भी लेके चलेंगे। यहाँ पे जो चीज़ें हम बात करें, यहाँ पे फ्रिक्शन की बात नहीं है, मीन्स फ्रिक्शन लेस सरफेस होंगे। जब हम सम्स करेंगे तो आप देखेंगे इसमें हम फ्रिक्शन को इन्वॉल्व नहीं करेंगे। अगला चैप्टर जब हम पढ़ेंगे तो उसमें फ्रिक्शन भी आएगा, फ्रिक्शन के जो टाइप्स सब आएंगे, सब कुछ। हाँ, तो हमने देखा कि न्यूटन्स के लॉ क्या होते हैं, कैसे न्यूटन्स के लॉ आए, किस तरीके से उन्होंने मतलब चीज़ों को सोचा होगा। हाँ, मतलब क्या है उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, कैसे कोई चीज़ सोचा जाता है, हमने देखा। फिर हमने देखे कि कैसे मतलब किसी सम्स को कर सकते हैं, कैसे न्यूटन्स का सेकंड हम अप्लाई कर सकते हैं किसी सम्स के ऊपर। 4 स्टेप्स मेथड हमने बताया। उसके बाद हमने देखा कि बहुत सारे फोर्सेस होते हैं नेचर में, 4 होते हैं, 4 में से 2 जो ऊपर की बात करें हम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और ग्रेविटेशन फोर्स के अलग अलग नाम होते हैं। हाँ, तो अलग अलग जो नाम फोर्सेस हम जो पढ़े, स्प्रिंग फोर्स, ये फोर्स और फोर्स, तो कैसे अलग अलग प्रॉब्लम में कैसे उनका ओरिएंटेशन होता है, मीन्स कैसे उनका डायरेक्शन रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमने बहुत अच्छे से डायरेक्शन को दिखाया। हाँ, और हमने देखिए फोर्स कैसे आते हैं, उसको हमने एटॉमिक लेवल पे देखा। काश अगर आप यूट्यूब पे देखें, काश इसी वीडियो ना मिले मेरे हिसाब से, क्योंकि ये जो सोच है मैंने अपने आप से सोचा था कैसे आएगा। हाँ, जैसे मैं जब 12th क्लास था तो मैं सोचता था कि ऐसी चीज़ें हो रही है, ठीक है, फोर्स आ रहा है, समझ में आ रहा है, इधर दिखाना है डायरेक्शन, सबको पता है डायरेक्शन इधर दिखाना है। हाँ, नॉर्मल फोर्स हमें सब ऊपर दिखाना है, लेकिन किस वजह से ये नॉर्मल फोर्स ऊपर की ओर ही आ रहा है, मीन्स मुझे फील करना था। तो उसके लिए मैंने बहुत दिन दिए, 4-5 दिन गए, सोचे, फिर भी नहीं आया। फिर सोचते सोचते एक दिन मुझे क्लिक हुआ कि कैसे चीज़ें होती है। तो मैंने आपको एकदम अच्छे से बता दिया है, ठीक है। तो हमने वो सब देख लिया। हम जा रहे हैं क्या करने, कुछ जब हम सम्स करते हैं, अभी तो हम सम्स ज़्यादा कर भी नहीं पाए हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि हमने बाइक, जगह मान लीजिए बाइक चलानी है, हाँ, 2 व्हीलर बाइक चलानी है, हमने बता दिया बाइक में क्लच होता है, गियर होता है, कैसे चेंज करते हैं, कैसे मूवमेंट करते हैं, सब कुछ बता दिया। लेकिन अभी हम लोग बाइक पे चढ़े नहीं, चलाना स्टार्ट नहीं किया, मीन्स प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं किए। तो अभी हम क्या करें, एक बार जान लेते हैं। जानने के बाद हम क्या करेंगे, उसको अप्लाई करेंगे, मीन्स सम्स करेंगे। इसके बाद जो वीडियोज़ बनेंगे हम सम्स पे बनाएंगे वीडियो, ताकि आप जब अप्लाई करें तो समझ में जो हम पीछे से पढ़े हैं बहुत सफिशिएंट है। आराम से किसी भी सम्स को हम कर सकते हैं, बस क्या है, प्रैक्टिस। क्योंकि किसी को पूरा चीज़ सब पहले से आता नहीं। हाँ, अगर आप मान लीजिए एक मैकेनिक बनने जा रहे हैं, फिर भी आप मैकेनिक जब बनने जाएंगे तो शुरुआत में कुछ आता नहीं। आप धीरे धीरे ट्रेनिंग लेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, 1-2 साल बाद आप उसमें माहिर होंगे, एक्सपीरियंस आएगा, एक्सपीरियंस होने के बाद उसमें एक्सपर्ट बन सकते हैं। फिर उसके बाद कुछ चीज़ें सोच सकते हैं, ठीक है। जैसे हम न्यूटन की बात करते हैं, न्यूटन जी ने जब बोलते कि ग्रेविटेशन फोर्स की खोज की, एप्पल गिरा, ग्रेविटेशन खोज हो गया अचानक में, ऐसा थोड़ी ना होता है। मैं कहीं बैठा हूँ, अचानक में एप्पल गिर जाए, मैं ग्रेविटेशन फोर्स कर लूँ, ऐसा नहीं होता है। जब हम न्यूटन की बात करते हैं, न्यूटन जी का ये मास्टर्स, जैसे हम बीएससी और एमएससी करते हैं, उस टाइम बीएससी एमएससी नहीं था, पहले बीए एमए होता था, उसमें मैथ्स था, है कि नहीं। मैथ्स में उन्होंने अपना मास्टर्स कर लिया था। अब वो नेट जीआरएफ मीन्स वो रिसर्च कर रहे थे। तो उस टाइम क्या होता है कि बीमारी आ गई थी, प्लेग, जैसे इस टाइम कोरोना आ गया था, तो महामारी टाइप की थी, तो वो किसी घर कमरे में बंद हो गए। कमरे के सामने एप्पल के पेड़ से देखे कि एप्पल, और वो सोच रहे थे कुछ, मतलब रिसर्च करने वाला बंदा सोचता है कुछ ना कुछ किसी चीज़ के बारे में। तो उनको दिखा कि ये सेब गिरा, उनके ऊपर भी नहीं गिरा था, वो खिड़की से देख रहे थे, सेब गिरा। तो उन्होंने सोचा कि सेब नीचे क्यों गिरा। तो देखिए वो सोच रहे थे, लेकिन क्या हुआ, क्लिक कब हुआ, जब उन्होंने सेब को नीचे गिरते देखा। बहुत चीज़ नीचे गिर रही थी, लेकिन कब देखे उन्होंने, जब गिरते हुए। हाँ, तो ऐसे ही नहीं कि उन्होंने तुरंत ग्रेविटेशन बना दिया, वो उसके पीछे बहुत पहले से काम कर रहे थे, लेकिन एक क्लिक मिला, कर लिए। तो वैसे ही हम किसी भी सम्स को करते हैं तो हम एक ही बार में नहीं कर सकते, पहले हम क्या करना पड़ेगा, चीज़ों को समझना पड़ेगा, उसके कॉन्सेप्ट के समझने के बाद छोटे छोटे सम्स करने पड़ेंगे, मीन्स एकदम आसान सम। जब धीरे धीरे आसान सम्स कर लेंगे, आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। हाँ, फिर उसके बाद जैसे आप मान लीजिए एनसीईआरटी की बुक सम्स करिए, जब वो कर लेंगे तब उस पर आगे आइए अच्छे लेवल पे सम्स से, एस सी वर्मा सर जी के सम्स पे, हेलिडे रेजनिंग की बुक्स के सम्स के, और एडवांस लेवल के सम्स पे आ सकते हैं। पहले शुरुआत में आपको अपना बेस मजबूत करना पड़ेगा, कॉन्फिडेंस भी बिल्ड करने पड़ेंगे। आप शुरुआत में उठा लेंगे एकदम, क्या बोलते हैं उसको, एडवांस लेवल का सम्स तो कर नहीं पाएंगे। मान लीजिए कुछ, हम जब बात करते हैं लैडर मीन्स सीढ़ी की बात करते हैं, तो आपको फर्क एक स्टेप चढ़ना है कि नहीं। अगर आप डायरेक्ट इस पर चढ़ना चाहें तो गिरेंगे, हाथ पे टूटेगा, है कि नहीं। तो इसलिए क्या होता है कि आप एक एक स्टेप को चढ़िए, आराम से एक एक चीज़ों को सॉल्व करिए, छोटे से फिर धीरे बढ़िए, आप कुछ टाइम बाद उसमें माहिर हो जाएंगे, है कि नहीं। तो आपका बेसिक तो एकदम क्लियर हो जाएगा। अगर आप ये वीडियोस देख रहे होंगे, आपके बेसिक एकदम क्लियर होंगे, तो इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप चलते, हम कुछ जब हम सम्स करते हैं कुछ गलतियाँ हो जाती हैं, उन गलतियों पे हम फोकस करने के लिए क्या करते हैं, एक अलग वीडियो बनाते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग टैक्टिक्स, इसको स्ट्रेटजी बोल सकते हैं, ट्रिक बोल सकते हैं, या मोस्ट बोलते हैं ना, मोस्ट फोकस जो थिंग्स होती है उसमें हमें देखना है। तो हम देखेंगे टैक्टिक्स में हमारा पहला जो पॉइंट है, क्या है टैक्टिक का फर्स्ट पॉइंट, डायमेंशन एंड वेक्टर्स।
तो हम जब फोर्स की बात करते हैं, और मेरे हिसाब से मैं जिससे मानता हूँ कि जब हम पहली बार जब वेक्टर की बात किए होंगे ना, वेक्टर का जो पहला अनुभव हुआ होगा, अनुभव मीन्स इसका जो मतलब फीलिंग आई होगी वो फोर्स से ही आई होगी। फिर देखा गया फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा है, मास इंटू एक्सेलरेशन पे। तो एक्सेलरेशन मास तो हो नहीं सकता, एक्सेलरेशन, फिर एक्सेलरेशन में आया वेक्टर, एक्सेलरेशन से डिस्प्लेस वेलोसिटी वेक्टर, फिर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो मेरे हिसाब से हो सकता है, जरूरी नहीं, लेकिन मेरे हिसाब से जहाँ तक मुझे लगता है कि फोर्स से ही वेक्टर का पहली बार सेंस आया होगा। ठीक है, तो फोर्स का एक वेक्टर क्वांटिटी आपको पता है कि नहीं। तो कभी भी जब जब दो फोर्सेस, दो से अधिक फोर्सेस जब अप्लाई होते हैं, तो हमें क्या करना पड़ता है कि हमको देखना पड़ेगा फोर्सेस कौन से अप्लाई हो रहे हैं, और वो वेक्टर फॉर्म में आप उसको डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते जब तक वो, अगर वो क्या हो सेम डायरेक्शन में, मान लीजिए इधर एक फोर्स लग रहा है 3 न्यूटन का, इधर एक फोर्स लग रहा है 2 न्यूटन का, तो आप डायरेक्टली ऐड करके 5 न्यूटन बता सकते हैं। अगर ये जा रहा है सीधा, एक उल्टा जा रहा है, तो 3 न्यूटन माइनस 2 न्यूटन, तो 1 न्यूटन का फोर्स, नेट फोर्स इस साइड लग रहा है कि नहीं। तो आप जब एक पैरेलल हो, एंटी पैरेलल, तो आप एडिशन सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। बट जब ये अलग अलग ओरिएंटेशन में, मीन्स अलग अलग डायरेक्शन में हो, तो आपको वेक्टर्स एडिशन लॉ का फॉलो करना पड़ेगा, पैरेललोग्राम। हाँ, अब जब ढेर सारे जब फोर्स आ जाते हैं ना, हम पॉलीगॉन लॉ का यूज़ करते हैं रिजल्टेंट निकालने के लिए कि हमारा रिजल्टेंट कितना होगा। दो जब वेक्टर हो हम यूज़ करते हैं पैरेललोग्राम। अगर मान लीजिए दो से ज़्यादा भी हो, तो एक बार पैरेललोग्राम में दो वेक्टर से का रिजल्ट निकालेंगे, फिर वो हमारा एक वेक्टर कहलाएगा, फिर दूसरे वेक्टर कैसे करके निकालेंगे। उससे अच्छा होता है पॉलीगॉन लॉ। ठीक है, एक साथ सब निकाल लेगा। हाँ, तो मतलब कि अगर हम जब सम्स करेंगे, तो हम जब वेक्टर्स, फोर्स को एकदम ध्यान रखना है, वेक्टर्स क्वांटिटी होती है, स्केलर नहीं है, इसमें डायरेक्शन को भी मायने रखना होता है, तो उस पर ध्यान देंगे। अब रीडिंग दी फोर्स प्रॉब्लम। अब देखिए, देखो क्या बात होती है, अगर आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, मीन्स अगर हम इसकी बात करें, तो क्या करिए, एक बार क्वेश्चन को समझिए, क्या करिए, क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपको माइंड में ना एक फिगर आएगा कि हाँ एक क्वेश्चन है, क्या पूछना चाहता है, क्या बताना चाहता है, क्या मतलब एक आपको अंदर से सेंस डेवलप हुआ कि क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। अगर आपने क्वेश्चन को समझ लिया, तो मैं जैसे बताया आपको, आप कुछ 4 पॉइंट का आंसर दे सकते हैं। क्या क्या दिया गया है, जिसको हम डेटा भी कहते हैं, यहाँ गिवन गया है। क्या फाइंड करना है, टू फाइंड, और फॉर्मूला कौन सा अप्लाई हो सकता है, मीन्स जो दिया गया है, जो निकालना है, उसके बीच में रिलेशन कौन से फॉर्मूले से होता है, और उसके बाद हम सॉल्यूशन कर लेंगे। इतना अगर 3 कर पा रहे हैं, तो सॉल्यूशन धीरे धीरे आप अपने कर लेंगे। हाँ, अगर आपने क्वेश्चन समझ लिया, तो आपने ये सब चीज़ों का जवाब दे सकते हैं। अगर मान लीजिए आप क्वेश्चन समझ ना पा रहे हैं, तो क्या करिए, क्वेश्चन वापस रीड करिए। अब क्वेश्चन रीड करने के बाद भी आप न्यूटन के सेकंड लॉ को सही समझ नहीं पा रहे हैं, तो आप न्यूटन के सेकंड लॉ को वापस पढ़िए, मीन्स जो मेरा वीडियो है न्यूटन सेकंड लॉ वापस देखिए। वैसे एक ही बार में समझ आ जाना चाहिए, लेकिन वापस देखिए अगर नहीं आ रहा है, फिर वापस रीड करिए, जब तक आपके अंदर मेंटली एक अच्छा पिक्चर ना डेवलप हो जाए, मीन्स कैसे क्या हो रहा है, मीन्स आप समझ सके कि ये चीज़ें कैसे लिख सकते हैं हम लोग। जब आप लिख लेंगे, तो समझिए आपने क्वेश्चन को समझ लिया है। बस उसके बाद न्यूटन्स के लॉ को अप्लाई करिए, एफ नेट इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, आप चीज़ों को आराम से सॉल्व कर पाएंगे। और मान लीजिए शुरुआत में गलतियाँ होंगी, उससे आपको फ्रस्ट्रेट होना नहीं है 1%, क्योंकि शुरुआत में गलती होती ही है। हाँ, नहीं होगी तो क्या फ़ायदा, फिर आप कैसे ग्रो करेंगे। और अगर मान लीजिए कुछ गलतियाँ ना हो, अगर एग्ज़ाम हार्ड ना हो, तो आपको कैसे अंदर फील आएगा। देखिए जो बड़े बड़े एग्ज़ाम होते हैं, हाँ, वो एग्ज़ाम निकालने के बाद लोगों को रिस्पेक्ट क्यों बढ़ाती है, क्योंकि उसमें होता है कॉम्पिटिशन। आपने बहुत लोगों को पीछे करके आए हैं, तो आपने मतलब आपकी जो कैपेबिलिटी बाकी लोगों से अच्छी है ना, तो ये कॉम्पिटिशन ये बताता है कि आपने कितने लोगों को आगे किया है, आगे कितने लोगों से आप आगे गए हैं, कितने लोगों को आप पीछे कर दिए अपने। तो उससे क्या आपका वो मालूम पड़ता है कि कितने आप पावरफुल हैं। है कॉम्पिटिशन में कुछ मतलब होता नहीं कितना आंसर उससे नहीं, आप कितने लोगों को पीछे कर दिए हैं, मीन्स आप में कैपेबिलिटी है कि आप इतने आगे कर सकते हैं, बाकी उससे इतना अच्छा कर सकते हैं। कॉम्पिटिशन यही दिखाता है। तो जितना बड़ा लेवल का कॉम्पिटिशन होता है, जितने ज़्यादा लोग होते हैं, उसको उतना लेवल, उतना मुश्किल और ज़्यादा कॉम्पिटिशन वाला एग्ज़ाम बोला जाता है, क्योंकि उसमें बहुत लोग करते हैं। अब वही बोर्ड की एग्ज़ाम में मार्क्स आते हैं, तो उतना ज़्यादा नहीं होता। अगर वही JEE एडवांस, नीट या UPSC की बात करें, अगर इसको आप क्लियर करते हैं, तो आपका जो लेवल बोलते हैं बहुत अलग होता है कि नहीं। बोर्ड की एग्ज़ाम में भी कुछ लेवल होता है, लेकिन बाकी सब बड़े बड़े इंडियन लेवल एग्ज़ाम है, तो उसकी लेवल कुछ और ही हो जाता है, अगर आपने इसको क्लियर कर लिया है तो। वही सब चीज़ें होती है। तो आप कभी भी सम्स को करेंगे, तो शुरुआती स्टेज में बुक से करिए, NCERTs करिए, छोटे सम्स करिए, धीरे धीरे आप धीरे आगे बढ़ाइए। नहीं आ रहा ऊपर देखिए क्या हो रहा है, क्या गलती हो रही है। तो ये सब करने के बाद आप क्या करेंगे, सम्स को सॉल्व करना कर लेंगे। कोई जन्मजात सम्स नहीं सॉल्व कर पाता, मीन्स कोई पहले सीखा नहीं रहता है। सब क्या करते हैं, कोशिश करते हैं, ट्राई करते हैं, सबका अप्रोच अलग होता है। जिसे जो देखिए कुछ लोग बहुत अच्छा करते हैं, कुछ लोग बहुत मेहनत करने के बाद भी अच्छा नहीं कर पाते। बस वही तरीका क्या है, तरीका बदलिए। अगर आप मेहनत करने के बाद भी सफलता नहीं पा रहे हैं, मीन्स आपका तरीके में कुछ गड़बड़ी है, तरीका बदलिए, हो सकता है अगर तरीका सही हो तो आप पा जाएंगे। अब सबके अलग अलग तरीके हो सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद इतना होने के बाद हम देखते हैं ड्रॉ 2 टाइप्स ऑफ फिगर्स।
जैसे कि हम जब बात करते हैं टू टाइप्स ऑफ फिगर मीन्स, इसको हटाइए अभी। इसे मान लेते हैं हमारे पास एक ब्लॉक है, ये पुली लगी है ये। तो इसमें टू टाइप्स फिगर की बात करना क्या चाहता है कि एक तो फिगर बनाइए आप रफ स्केच मीन्स जो आपका डायग्राम है उसको डायग्राम बना लीजिए। अब उससे फोर्सेस बताइए, फोर्सेस कहाँ कहाँ अप्लाई हो रही हैं, वो सब बनाने के बाद आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए। एक तो क्या हो गया आपका पहला फिगर रफ स्केच। इससे क्या होगा, कभी आप गलती नहीं कर पाएंगे। अगर आप सोचे सिर्फ फ्री बॉडी डायग्राम बनाए तो गलतियाँ हो जाती हैं। तो देखिए यहाँ पे एक नॉर्मल फोर्स लगेगा, हाँ यहाँ पे एक FG लग रहा है, यहाँ पे टेंशन की फोर्स लग रही है। इससे बात करें तो यहाँ पे भी एक मान लीजिए FG1, ये FG1 मान लेते हैं, ये FG2, ये भी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, यहाँ पे भी एक टेंशन लग रहा है। तो आप जब ये सब को कर लेंगे तो आप देखिए आपने सिस्टम क्या माना उसके बाद। उसके बाद जैसे आपने फिगर ड्रॉ कर लिए है कि नहीं, अब जब दूसरा फिगर ड्रॉ करना है क्या होता है, फ्री बॉडी डायग्राम FBD। मान लीजिए आपने इसको सिस्टम दिया तो आप क्या करें, इसको छोटा सा पॉइंट दिखाइए, आप फोर्सेस दिखा दीजिए। ये हो गया हमारा नॉर्मल फोर्स, ये हो गया FG, ये एंड ये टेंशन फोर्स। इसके बाद क्या हो सकता है, इसके अंदर कुछ एक्सप्रेशन हो सकती है। तो आप जब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, न्यूटन्स के लॉ को, सेकंड लॉ को अप्लाई करेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा। तो कभी भी जब सम्स करें तो आप पहले ग्राफ स्केच जरूर बनाइए, उसके बाद फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए, डायरेक्ट मत बनाइए, पीछे गड़बड़ हो सकती है कि नहीं। तो शुरुआती स्टेज में ऐसे ही करना पड़ेगा। मान लीजिए बहुत आप एडवांस हो गए तो उसके बाद ऐसा कर सकते हैं डायरेक्ट फ्री बॉडी डायग्राम, लेकिन फिर भी गलती ना हो, आप हमेशा इस दोनों चीज़ों को फॉलो करिए। उसके बाद देखिए व्हाट इज़ योर सिस्टम। अब जब सम्स करते हैं तो ये बहुत मायने रखता है कि आप सिस्टम किसको मान के चल रहे हैं, मीन्स आप किसको अपने कंसिडरेशन में ले रहे हैं, किसके ऊपर आप फोर्सेस को स्टडी कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे देखिए मैं इसको सिस्टम मान कर रहा था तो हमने यहाँ डायग्राम बनाया। जब मैं इसको सिस्टम मानूंगा अपने लिए तो उसके लिए अलग से डायग्राम होगा कुछ। तो मैं इसका बात करूँ इसकी, तो देखिए इधर टेंशन, यहाँ पे एक FG, हाँ अगर मैं मैग्नीट्यूड लिखा तो ऐसे होगा, डायरेक्शन दिखा रहे हैं। अब इसमें कुछ एक्सप्रेशन हो सकता है, ऊपर नीचे कुछ भी हो सकता है, हम दिखा देते हैं एक्सप्रेशन हो रहा है यहाँ पे, हाँ। तो आप सिस्टम इसको मान के चल रहे हैं। जैसे ये हो गया एग्जांपल, क्या होगा ये, जैसे मान लीजिए हम टेबल पे रखे हैं किसी ब्लॉक को, तो आप किसको सिस्टम मार रहे हैं, इस ब्लॉक को सिस्टम मार रहे हैं कि टेबल को सिस्टम मार रहे हैं। तो सिस्टम जरूरी है। तो मैंने बहुत बार बताया कि सिस्टम किसको लेना है। मेन चीज़ें सब डिपेंड करती है सिस्टम, डायरेक्शन उसी से हम डिसाइड करते हैं, वरना डायरेक्शन उल्टा सीधा हो जाएगा, स्ट्रेट गड़बड़ हो जाएगी। अब उसके बाद व्हाट इज ये हो गया, तो चूज़ योर एक्सिस वाइजली, मीन्स आप एक्सिस को ऐसा चूज़ करिए जो आपके फ़ायदेमंद हो। ऐसा नहीं कहीं भी हमेशा हॉरिजॉन्टल हमेशा वर्टिकल, जरूरी नहीं है। जैसे ये सम्स के लिए आप हमेशा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लेंगे तो अच्छी बात है कि इसके लिए एकदम सही है, तो आपको ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मान लीजिए जो हमारा सम हो थोड़ा सा इस टाइप का हो, मान लीजिए ये हमारा वेज है, इसको कहते हैं वेज, ठीक है। यहाँ पे हमारा ब्लॉक रखा गया है। अब यहाँ पे अगर आपने क्या किया, इसको अब मान अपना सिस्टम, इसमें कुछ फोर्सेस लग रही होंगी, एक नॉर्मल फोर्स लग रहा है, यहाँ पे एक FG लग रहा है, यहाँ पे एक्सप्रेशन हो सकता है, हाँ इसका इफेक्ट दिखाएगा एक्सप्रेशन। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे, अगर आपने इधर कर दिया क्या, एक्सिस यहाँ मान लिए वर्टिकल, ये मान लिए ये वाई एक्सिस, ये एक्सिस, तो क्या हो सकता है, ये सम्स आपके लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। मीन्स आपको वेक्टर को रिजॉल्व करना पड़ेगा, इधर एक्स एक्सिस पे फिर वाई एक्सिस पे, ऐसे इसको भी रिजॉल्व करना पड़ेगा, एक्सप्रेशन को रिजॉल्व करना पड़ेगा, है कि नहीं। तो चीज़ें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। अगर मैं क्या करूँ, इसी क्वेश्चन में मैं जो एक्सिस को अपने हिसाब से लूँ, हम एक्सिस को अपने हिसाब से ले सकते हैं, ठीक है, कोई इसमें बदल आएगा नहीं, चीज़ कोई गड़बड़ नहीं होगी। तो अगर मैं यहाँ पे एक्सिस क्या करूँ, मैं फोर्स जो हमारा एक्सप्रेशन होगा उसके डायरेक्शन में लूँ, यहाँ पे इसको एक्स एक्सिस मान लूँ, ये वर्टिकल इसके वाई एक्सिस मान लूँ, ये वाई ये एक्स, तो ये बहुत बेहतरीन हो जाएगा। मीन्स यहाँ पे हमें ज़्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। डायरेक्ट एक्सप्रेशन आएगा कुछ वैल्यू, अगर किसी वैल्यू मान लीजिए AX में उसका एक्सप्रेशन आया तो सीधा एक्सप्रेशन की जो डायरेक्शन होगी ये होगी अलॉन्ग दिस सरफेस ऑफ दी वेज, है कि नहीं। अब जरूरी नहीं कि हमेशा एक्स एक्सिस आपको इसे हॉरिजॉन्टल ले और वाई एक्सिस हमेशा वर्टिकल ले, जरूरी नहीं है। आप अपने क्वेश्चन के हिसाब से एक्सिस को रोटेट करा सकते हैं, है कि नहीं। और उसके रिस्पेक्ट में फिर बताना पड़ेगा, एक बार आपने इसको एक्सिस मान लिया, सवाल कर लिए, तो दूसरी बार एक्सिस ऐसे नहीं हो जाएगा, वो एक्सिस आपका यही रहेगा, करेंट एक्सिस। तो इस हिसाब से आपको क्वेश्चन के आंसर सॉल्व करने होंगे, ठीक है। तो इतना समझ गए। अब नॉर्मल फोर्स, जैसे कि क्या होता है कि हम जब नॉर्मल फोर्स की बात करते हैं तो आपको पता है नॉर्मल फोर्स क्या होता है। मान लीजिए ब्लॉक रखे हम लोग कहीं पे किसी सरफेस पे, हाँ, तो इस पर एक फोर्स लगता है जिसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड, एक ऊपर की फोर्स सरफेस पे लगता है कंप्रेस होने की वजह से, होता है नॉर्मल फोर्स। अगर मान लीजिए एक्सेलरेट कर रहा है किसी डायरेक्शन में तो इस पर जो नेट फोर्स होगा क्या हो जाएगा,
तो न्यूटन का सेकंड लॉ लगाएंगे तो क्या जाएगा, n इक्वल टू एफ नेट इक्वल टू मास इंटू एक्सलेरेशन। फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए, ये हो गया एफ, ये आपका जी, ये एक्सेशन हो रहा है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। तो मैं वाई कंपोनेंट लूँगा क्योंकि वाई कंपोनेंट में सब चीज़ें हो रही हैं। तो क्या होगा, एफ नेट वाई इक्वल टू मास इंटू एक्सेशन इंटू वाई, एक्सेशन किधर वाई में। अब देखिए यहाँ पे फोर्सेस, एन ऊपर क्यों लग रहा है तो एन पॉजिटिव होगा, एफ जी नीचे क्यों होगा तो एफ जी नीचे होगा, और एक्सेशन अभी पता नहीं डायरेक्शन, तो आप एक्सेशन को ए वाई लेके चलिए। अब ऊपर जा रहा है तो प्लस में ए वाई होगा, नीचे जा रहा है तो माइनस में ए वाई होगा। अगर मान लीजिए यही ऊपर की हो जाएगा तो ए माइनस ए प्लस ए हो जाएगा, अगर नीचे की हो जाएगा तो माइनस ए हो जाएगा। और ए जो होगी यहाँ वैल्यू एक नंबर होगा, ठीक है, कोई प्लस माइनस नहीं, साइन बाहर लिखा गया है इसके अंदर, ठीक है। तो ए की वैल्यू जो नंबर होगी प्लस माइनस बाहर लिखा जाएगा अगर डायरेक्शन के हिसाब से। तो अगर मैं यहाँ पे नॉर्मल फोर्स देखे तो क्या जाएगा, ये एफ जी प्लस मास इंटू एक्सलेरेशन, और एफ जी की वैल्यू अगर हम यहाँ पे देखें क्या होता है, मास इंटू ग्रेविटी, ये हो जाएगा एम जी प्लस एम ए वाई। हाँ, मान लीजिए अगर एक्सेशन नहीं होगा तो एक्सेशन नहीं होगा तो हमारा एन क्या हो जाएगा, एफ जी के बराबर, देखिए ए वाई जीरो हो जाएगा, तो एन इक्वल टू माइनस है तो वहाँ पे ए जीरो हो जाएगा ना, अगर एक्सेशन नहीं होगा तो एफ जी वहाँ हो जाएगा, तो एफ जी एन इक्वल टू एफ जी और ये एम जी हो जाएगा। लेकिन जब एक्सेशन होगा तो हमारा जो ब्लॉक पे जो नॉर्मल फोर्स लगेंगे वो अलग होंगे, ठीक है नहीं, तो ये होंगे। ये तो हमने बता दिया, लेकिन मैं ये बताने के लिए नहीं किया हूँ, मैं बताने के लिए किया हूँ कि अगर हम जब नॉर्मल फोर्स को दिखाते हैं, जैसे मान लीजिए ये ब्लॉक है, ये हमारा सरफेस है, तो हम क्या करते हैं कि इसका ये सेंटर मानते हैं, इसको बोलते हैं नॉर्मल फोर्स, ये हो गया एफ जी, है कि नहीं। देखा जाए तो ये रिप्रेजेंटेशन थोड़ा गड़बड़ टाइप का है। अगर आपको उसको नॉर्मल फोर्स दिखाना है, मान लीजिए इसको अगर नॉर्मल फोर्स दिखाना है, आपको पता है सरफेस नॉर्मल फोर्स अप्लाई करता है, क्या करता है सरफेस, तो आपको ऐसे दिखाना पड़ेगा कि ये हमारा सरफेस है, ये इस पर नॉर्मल फोर्स अप्लाई कर रहा है, ऐसे इस तरीके से दिखाना पड़ेगा। लेकिन क्या कर सकते हैं, अगर आप वेक्टर का ओरिएंटेशन में जो डायरेक्शन ना चेंज करे तो आप इसको शिफ्ट ऊपर भी कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, शिफ्ट करके ऊपर दिखाते हैं, और नीचे मान लीजिए एफ जी लग रहा है तो एफ जी ऐसे दिखाते हैं, ये नॉर्मल फोर्स है। नॉर्मल फोर्स सरफेस लगा रहा है किसके, इस दूसरे सरफेस से, तो ये देखिए ऐसे दिखाते हैं, ये ऊपर फोर्स लगा रहा है, तो हम इसको ओरिएंटेशन करके यहाँ पे कर देते हैं, है कि नहीं। तो दिखने सही दिखाने का तरीका ये है, लेकिन हम इसको यहाँ पे सेंटर ऑफ मास पे दिखा सकते हैं, क्यों, क्योंकि वही फोर्स नेट फोर्स वहीं लगता है सेंटर ऑफ मास पे। हाँ, जब सेंटर ऑफ मास का आप डेफिनेशन देखेंगे तो वही आएगा कि जहाँ पे पूरी बॉडी का मास कॉन्सेंट्रेटेड होता है। मीन्स अगर मैं पूरी बॉडी लूँ या मैं इस बॉडी पे जहाँ पे सेंटर ऑफ मास वहाँ पूरी मास रख लूँ, दोनों चीज़ एक ही जगह एक ही चीज़ इफेक्ट दिखाएगी। इसका जब हम लेसन पढ़ेंगे सेंटर ऑफ मास वाला तो मैं आपको उसको भी फील करके दिखाऊंगा, क्योंकि हमारा चैप्टर जो लेक्चर चलता है वो फीलिंग पे चलता है कि नहीं, इमोशंस नहीं फीलिंग, हमारा फीलिंग पे चलता है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इससे जो है हमारी जो गलतियाँ दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, सीधा फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए। इधर हो गया हमारा बॉडी के ऊपर, तो हमारी छोटा सा बॉडी हो गया, तो इसे फोर्स ऊपर क्यों लग रहा है, इसको दिखा सकते हैं एन, ये एफ जी। आप सोचेंगे मैं इतना क्या किया, कुछ नहीं भाई, बस बता रहा कि जो हम फोर्स लगाते हैं जो सरफेस से लगता है ऐसे लगना चाहिए, ऐसे दिखाना चाहिए हमको, क्योंकि फोर्स किससे, जो नॉर्मल फोर्स लगा किस पे लगा है, सरफेस से इसके ऊपर लगता है ना, तो ऐसे दिखाना पड़ेगा हाँ ये सरफेस के ऊपर धक्का दे रहा है। लेकिन हम ऐसा दिखा सकते हैं, कोई गड़बड़ नहीं है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं ताकि गड़बड़ी ना हो, और हम इसको मूव कर सकते हैं, इसलिए हम सेंटर ऑफ मास पे ला कर दिखाते हैं। मेन अगर दिखाया जाए तो सही तरीका ये है, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, आप समझ गए होंगे। कल से हम देखेंगे सम्स कैसे सम्स करते हैं, और सम्स करने का एक तरीका मीन्स सम से पूछा क्या है, मतलब कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे हम जब सम्स करेंगे तो हम अपने आप से क्वेश्चन पूछेंगे, क्वेश्चन सम्स क्या है, कैसे करते हैं, क्या किस लिए, क्यों, रिजल्ट कैसा आया, सही है कि नहीं। हम क्वेश्चन को समझेंगे, क्या क्या माइंड हमारे आना चाहिए जब हम सम्स करते हैं। तो ये सब अगर चीज़ें आप ध्यान में रखेंगे तो आपके सम्स में, ऐसे बोल तो नहीं सकता 100% सही होंगे, लेकिन प्रैक्टिस करते करते आप अच्छे मतलब लेवल पर आ जाएंगे, ठीक है। क्योंकि कुछ गलतियाँ हो जाती है, ह्यूमन एरर है, क्या पता जब सम्स कर रहे हो आपका दिमाग कहीं और हो, मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड कर दे तो गड़बड़ हो सकता है। लेकिन अगर प्रैक्टिस करेंगे तो गड़बड़ी दूर की जा सकती है। तो बस आज के लिए इतना ही, बाय बाय।